सो हाय, दिस इज विवेक मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे, और सीरीज बन रही है बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की। सिंपल सर, आज चाहे आपकी सीरीज बीए की हो, चाहे बीकॉम की हो, चाहे प्रोग्राम में हो आप या ऑनर्स में हो, वो मैटर नहीं करता, बस आपकी बुक का नाम होना चाहिए बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। आप आराम से ये पूरी सीरीज देख सकते हो। सिंपल जी। इससे पहले हमने ऑलरेडी 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस। सिंपल जी। और चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल सर। चलिए तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक और चालू करते हैं वेरिएंस एंड कोरिलेशन। तो क्या होता है सर ये कोरिलेशन और क्या होता है वेरिएंस? दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। बोथ आर स्टैटिकल मेजर, दोनों ही स्टैटिकल मेजर हैं रिलेशनशिप नापने के दो वेरिएबल के बीच में। कोई आपको दो वेरिएबल दे रखे होंगे, उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको नापने का तरीका क्या होता है, कोवेरिएंस या फिर कोरिलेशन कहलाता है। सिंपल जी, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, सबसे छोटा जो टॉपिक होता है वो कोवेरिएंस का होता है, जो कि एग्जाम में कभी नहीं आता, लेकिन क्या पता आपके चांसेस हैं कि आपके एग्जाम्स में आ जाए, तो आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं करवा देता हूं। ठीक है जी। चलिए, तो कोवेरिएंस और कोरिलेशन में डिफरेंस क्या है? जो कोवेरिएंस होता है ना, वो एक छोटा सा कंसेप्ट है, क्योंकि बस ये केवल बताता है डायरेक्शन के बारे में। जो ओवरव्यू है ना डायरेक्शन का, केवल वो प्रोवाइड करता है कि जो हमारा ग्राफ है या फिर जो हमारा रिलेशन है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, यानी वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है उसके बारे में बस खाली बताता है। जबकि जो कोरिलेशन है वो एक डायग्राम की, जो डायग्राम है उसकी डायरेक्शन तो बताता ही बताता है, उसके साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ भी बताता है कि जो रिलेशन है वो मजबूत है या फिर ढीला, नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव, ज्यादा नेगेटिव है या फिर ज्यादा पॉजिटिव है। उन सभी चीजों के बारे में कौन बताता है? कोरिलेशन। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट बात आती है कि इनका जो वैल्यूज होती है, इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं। तो याद रखना, कोवेरिएंस की जो वैल्यूज होती हैं वो माइनस नेगेटिव से प्लस नेगेटिव के बीच में होती है, जबकि जो कोरिलेशन की वैल्यूज हैं वो -1 से +1 के बीच में होती है। इतना सिंपल। अब ये होता क्या है उसको एक बार आराम से समझते हैं। ठीक है जी। तो जिसको नोट करना होगा फटाफट से नोट कर लेना। थ्योरी का कंसेप्ट बस इतना सही है पूरे चैप्टर में। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल्स है। ठीक है जी, नोट कर लेना फटाफट से। अब मिटो देता हूं मैं। चलिए जी, तो सबसे पहले हम समझते हैं किसके बारे में? हम समझेंगे आज कोवेरिएंस के बारे में। आखिर ये कोवेरिएंस है क्या भला? किसको बोलते हैं कोवेरिएंस? और ये कोवेरिएंस निकलता कैसे? कुछ नहीं, कोवेरिएंस का बस एक छोटा सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? सिग्मा छोटा x छोटा y अपॉन में n। बस ये छोटा सा फॉर्मूला आपका पूरा कोवेरिएंस जो टॉपिक है वो खत्म करवा देगा। सिंपल जी। बस ये छोटा सा फॉर्मूला आपका कोवेरिएंस है। तो कोवेरिएंस काम क्या करता है? कोवेरिएंस बताता है जो दो डाटा है आपके पास उनके बीच में रिलेशन कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो एक डांस कंपटीशन है जहां पे डांस करने के लिए बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। वहां पे दो जज बैठे हुए, एक जज का नाम है जज एक्स और दूसरे जज का नाम है जज वाई। अब ये जो दोनों जज है ना, ये इन दोनों में थोड़ी सी लड़ाई चल रही है। दोनों जज एक दूसरे से गुस्सा है। तो इसके चक्कर में क्या होता है, मान लो किसी बच्चे ने डांस परफॉर्म किया और अगर एक्स जज को कोई डांस अच्छा लगा, वो देना चाहता है नंबर 10 उस जज, मतलब उस डांस को, परफॉर्मेंस को। तो जो वाई जज है, क्योंकि वो इससे गुस्सा है, इस वजह से वो उस डांस परफॉर्मेंस का नंबर देता है 1, यानी बोलता है सबसे रद्दी डांस किया। और जब जो एक्स जज है वो नंबर देना चाहता है उस बच्चे को 10, मतलब सॉरी 1, तो जो वाई जज है वो उस बच्चे को नंबर देता है उस टाइम पे 10, यानी पूरे फुल मार्क्स। यानी दोनों में लड़ाई चल रही है। इसीलिए जब ये उसको नंबर देता है 9 तो ये नंबर देता है उसको 2। जब वो नंबर देता है 8 तो ये उसको नंबर देता है उस बच्चे को कितने? 3। जब वो जज देता है नंबर 2 तो ये जो जज है वो नंबर देता है उस बच्चे को 8। सिंपल, सॉरी 8 नहीं 9 कर लेते, ज्यादा बेटर रहेगा। सिंपल। तो इस तरीके से जो दोनों जज हैं उनके बीच में लड़ाइयां चल रही हैं। ठीक है जी। अब इन जज के बीच में कैसा रिलेशन है वो बताना है आपको। अब वो रिलेशन कैसा है वो बताने में हेल्प करेगा आपको कोवेरिएंस। अब कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा छोटा x और छोटा y अपॉन में n। बस इतना सा फॉर्मूला है। तो भैया ये छोटा x कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल सर, बहुत सिंपल। जो छोटा x निकालने का तरीका है वो क्या है? छोटा x निकलता है, जो बड़ा x होता है उसमें से मीन माइनस कर दो, तब आपको छोटा x मिलेगा। वहीं पे जो छोटा y है वो कैसे निकलेगा? तो जो बड़ा y होता है उसमें से y का मीन माइनस कर दो, आपको छोटा y मिल जाएगा। सिंपल जी। चलिए एक बार निकालते हैं इसका मीन कितना होगा। तो हमको दिखाई दे रहा है 10, 10, 20 और 10, 30। टोटल दिखाई दे रहा है इसका सम कितना हो गया? 30। क्योंकि मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा x अपॉन में n। तो मैंने निकाला 30 बटे में 5, जो कि कितना आ गया? 6। तो इसका मीन कितना आया? 6। बहुत अच्छी बात है। y का मीन निकाल लेते हैं। y का मीन का भी फॉर्मूला वही है, सिग्मा y अपॉन में n। तो y का टोटल कितना आ गया? तो मेरे को दिखाई दे रहा है 10, 20, 20 और यहाँ पे कितना हो गया? ये हो गया 20 और 5 25। ये हो गया 25 बटे में
इतना ही है ना, 10 20 30 था ये, तो ये हो गया 10, इधर हो गया 20 और इधर हो गया कितना 30, ठीक है जी, सॉरी 25, तो ये 25 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दे रखा है टोटल नंबर कितने 5, और इससे मैंने डिवाइड किया तो इसका मीन आया हमारे पास कितना 5। चलिए जी, तो अब हम निकाल लेते हैं छोटा x। छोटा x कैसे निकलता है, इस x में से आपको माइनस करना है इसका मीन, तो 10 में से 6 गए, तो 10 में से 6 जाएंगे तो बचेगी आपके पास वैल्यू माइनस की 4। 1 में से 6 गया तो बची नहीं, एक सेकंड, 10 में से 6 जाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4। 1 में से 6 गया तो बचा माइनस का 5। 9 में से 6 जाएंगे तो बचेगा आपके पास कितना 3। 8 में से 6 गए तो 2, और 2 में से 6 गए तो बचेगा आपके पास माइनस का 4। सिंपल। यहां पे निकाल लेते हैं लगे हाथ छोटा y। छोटा y कैसे निकलता है, y में से आपको मीन माइनस करना होता है, तो बड़ा y आपको दिख रहा है उसमें से मीन माइनस करो, तो 1 में से 5 गए माइनस का 4, 10 में से 5 गए 5, 2 में से 5 गए माइनस का 3, 3 में से 5 गए माइनस का 2, 9 में से 5 गए 4। सिंपल। अब हमें क्या करना है भैया, छोटा x y को मल्टीप्लाई, तो छोटा और x और y को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए जी, करते हैं मल्टीप्लाई, तो 4 चौक हो गया 16 माइनस का, 5 पंजे हो गया 25 माइनस का, 3 तिया हो गया 9 माइनस का, 2 दूनी हो गया 4 माइनस का, 4 चौक हो गया 16 वो भी माइनस का। अब इसका एक बार टोटल कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा सिग्मा एक्स वाई, जो कि कितना आ जाएगा, तो आपको दिख रहा है 16 और 4 हो गया हमारे पास 20, ठीक है जी, 20 और ये 16 और 9 ये हो गया हमारे पास 25, 25 और 25 हो गया 50, 50 60 70, टोटल आ गया हमारे पास 70, वो भी माइनस का। चलिए जी, वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे हो गया इसका टोटल 70 माइनस का, और n मतलब नंबर्स जो कि कितने हैं 5, और जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे डिवाइड करने पे काटने पे आपको मिलेगा इसकी वैल्यू आ गई कितनी 14, कितना आ गया 14, वो भी माइनस का। तो आपको दिखाई दे रहा है ना, नेगेटिव में इसकी वैल्यू जा सकती है माइनस नेगेटिव से लेके प्लस के नेगेटिव तक। सिंपल जी। तो यहाँ पे कैसा रिलेशन दिखाई दे रहा है, नेगेटिव रिलेशन दिखाई दे रहा है। अब ये होता है कोवेरियंस का फॉर्मूला, और इससे बड़ा फॉर्मूला जो है वो आपको कहीं देखने को मिलेगा, इससे बड़ा क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, बस वहां पे जो वैल्यूज होंगी वो थोड़ी सी मुश्किल होंगी क्योंकि वहां पे आपको कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है जी। बस फॉर्मूला क्या होता है, तो आप वो याद रखना, कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है क्या, सिग्मा छोटा x, यानी कि x में से मीन घटाते तो छोटा x आता है, सिग्मा छोटा y, y में से जब मीन घटाते तो छोटा y आता है, और डिवाइड करना होता है नंबर से। सिंपल जी। इतना करते के साथ ही कोवेरियंस आपका होता है खत्म। आगे चालू करें, जो सबसे मेन टॉपिक है ना वो है कोरिलेशन, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत बार देखने को मिलता है, तो वो चीज समझनी है हमें, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा वो उस चीज पे फोकस करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो, मैं आगे से हट रहा हूं, नोट कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। अच्छा नीचे का नहीं दिखा क्या, लो जी देख लो, दिख गया बस खत्म। हाँ जी श्योर है, तो चालू करते हैं सर, आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और टॉपिक का नाम आता है क्या, कोरिलेशन। अब ये कोरिलेशन है क्या भला, कोरिलेशन कुछ नहीं है सर, दो डाटा है, दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में रिलेशन दिखाने का काम क्या करता है कोरिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल कोरिलेशन निकालने के लिए बेसिकली हमारे पास होते हैं 3 मेथड। पहला होता है स्कैटर डायग्राम, तो हम स्कैटर डायग्राम की हेल्प से कोरिलेशन निकालना सीख सकते हैं। दूसरा होता है कार्ल पियर्सन मेथड, कार्ल पियर्सन मेथड, ठीक है जी। और तीसरा होता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो ये 3 मेथड है जिस मेथडों से आपको एग्जाम्स में कोरिलेशन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते, आप आराम से कर सकते हो इजीली। अब सबसे पहले चालू करते हैं स्कैटर डायग्राम। अब उसको चालू करने से पहले आपको एक छोटी सी बात समझा दूं, जो कोरिलेशन होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है इसका रिलेशन, मतलब -1 से +1 की वैल्यू के बीच में होती है कोरिलेशन की वैल्यू। तो अगर आपका आंसर कभी भी दिखाई दे जाए, आपको 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 500 आ रहा है, 450 आ रहा है, तो समझ जाना कि आपने कहीं गलती कर दी है। आपका आंसर अगर नेगेटिव में दिखाई दे रहा है 500 माइनस का 420 माइनस का 5 4.5 ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो भी आपका गलत है। तो यानी कि कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो -1 से हमेशा +1 के बीच में रहती है। अगर वैल्यू ये आ रही है तब तो सही है, वरना गलत है। और इनको स्पेसिफिकली नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि अगर आपका आंसर हो जाता है 1 तो इसको बोलते हैं परफेक्ट। क्या बोलते हैं, परफेक्ट। आपका आंसर अगर 0 से 0.75 से बड़ा होता है, यानी कि 1 से छोटा लेकिन 0.75 से बड़ा, तो इसको बोलते हैं हाई। कैसा कोरिलेशन है, हाई कोरिलेशन है। वहीं पे आपका आंसर 0.75 से लेके अगर मिलता है 0.25 के बीच में, 0.75 से 25 के बीच में, तो इसको बोलते हैं मॉडरेट। क्या बोलते हैं, मॉडरेट। सिंपल। वहीं आपका कोरिलेशन अगर 0.25 से छोटा मिलता है देखने को, तो उसको बोलते हैं लो कोरिलेशन। सिंपल। और अगर आपका आंसर 0 हो गया तो इसको बोलते हैं नो रिलेशन, कि दोनों डाटा के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। सिंपल सर। अब देखिए कैसा डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे स्कैटर डायग्राम से समझा रहा हूं।
मान लो अगर आपको ऐसा डायग्राम दिखाई देता है तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो वैल्यूज है वो लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, एक्स भी बढ़ रहा है और वाई भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। क्या बोलते हैं इसे, पॉजिटिव रिलेशन। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर आपको डायग्राम ऐसा दिखाई दिया और पॉइंट्स जो है वो इसी लाइन के बिल्कुल जस्ट ऊपर हैं, यानी कि इसको बोलते हैं क्या कि यहां पे कोरिलेशन की वैल्यू होगी +1। क्या वैल्यू होगी, +1, यानी कि इसको बोलेंगे परफेक्ट। +1 मतलब क्या होता है, 1 का मतलब परफेक्ट, तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, सिंपल जी। और वहीं पे अगर आपका जो डायग्राम है कुछ अगर इस तरह का ऐसे दिखाई दिया और सारी वैल्यू जो है पॉइंट होगी उस लाइन के ऊपर है, तो इसको भी बोलेंगे 1, लेकिन ये होगा नेगेटिव कोरिलेशन, यानी कि -1। और इसको नाम क्या देंगे, 1 को हमेशा बोलते हैं परफेक्ट। क्या बोलते हैं, परफेक्ट। लेकिन नाम क्या होगा इस बार, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इतना सिंपल, कोई डाउट्स तो नहीं, आसान, ठीक। वहीं पे अगर आपको कोरिलेशन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइन तो ऐसी है, सारे पॉइंट्स भी लाइन के ऊपर हैं, बस एक आधा पॉइंट जो है ना वो इधर उधर चला गया है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, एक आधा पॉइंट गया है बस खाली इधर उधर, तो बस इसको बोलेंगे हाई। क्या बोलते हैं, हाई, वो भी पॉजिटिव कोरिलेशन, सिंपल जी। वहीं पे अगर आपको दिखाई दे रहा है आपकी लाइन ऐसी है, सारे पॉइंट्स भी लाइन के ऊपर है, बस एक आधा पॉइंट इधर उधर चला गया बस खाली, वरना सारे लाइन के ऊपर है, तो इसको भी बोलेंगे हम हाई नेगेटिव कोरिलेशन। और इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस का 0.75 से बड़ी होगी और इसकी वैल्यू प्लस के 0.75 से बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे साइन वाले सारे पॉजिटिव रिलेशन होते हैं, ऐसे साइन वाले सारे नेगेटिव रिलेशन होते हैं। आपने डिमांड और सप्लाई में ये टॉपिक्स पढ़े होंगे, सिंपल से। आगे चलो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका डायग्राम जो है कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें आप पॉइंट्स बहुत सारे हैं लेकिन आप पता नहीं पा रहे कौन सी डायरेक्शन में है, ना पॉजिटिव पहचान पा रहे ना क्या बोलते हैं नेगेटिव साइड पहचान पा रहे, तो इसको बोलते हैं जीरो कोरिलेशन। क्या बोलते हैं, जीरो कोरिलेशन, कि इन दोनों में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। हाँ, अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि वहां बहुत सारे बिखरे हुए डायग्राम हैं, बिखरे हुए पॉइंट हैं, लेकिन आपको एक शेप दिखाई दे रही है कि वो नेगेटिव है, तो इसको बोलते हैं लो है, लेकिन है, हमको पता है कि ये क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन। इतना समझ में आ गया, दोनों डायग्राम्स में कैसा रिलेशन है, दोनों क्या बोलते हैं वेरिएबल्स में कैसा रिलेशन है, लो है लेकिन नेगेटिव रिलेशन है, ये बात हमको पता है, सिंपल जी। तो ये था स्कैटर डायग्राम से कोरिलेशन को समझने का टॉपिक, सिंपल। अब चालू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, कार्ल पियर्सन मेथड से कोरिलेशन कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल जी। तो जिसको उतारना है फटाफट से उतारो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ भाई, तो चालू करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पर। अगला टॉपिक आता है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन सर ने दो तरह के कोरिलेशन के फॉर्मूले बताए हैं, दो तरह के कोरिलेशन के फॉर्मूले। पहला मेथड जो है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन का हेल्प मतलब यूज करके, दूसरा जो मेथड है उसमें कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज मत करना, बिना स्टैंडर्ड डेविएशन के हम कोरिलेशन निकालेंगे, सिंपल। चलिए, तो दो फॉर्मूले कौन से हैं, सबसे पहला जो फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन सर कहते हैं वो है सिग्मा छोटा x और छोटा y अपॉन में अगर n लगा देंगे यहाँ पे तो वो कोवेरियंस का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे n नहीं लगाना, वो कहते हैं नंबर तो लगाना है, साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y लगाना है। तो ये फॉर्मूला बनता है कोरिलेशन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, कोरिलेशन का फॉर्मूला। यहीं पे वो कहते हैं दूसरा मेथड भी आप यूज कर सकते हो, दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, वो भी इसी से मिलकर बना है। वो फॉर्मूला क्या है, वो है सिग्मा छोटा x और छोटा y अपॉन में अंडर द रूट सिग्मा छोटे x का स्क्वायर मल्टीप्लाई में सिग्मा छोटे y का स्क्वायर, सिंपल जी। तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपके होते हैं कोरिलेशन के, सिंपल। अब इसकी हेल्प से हमारा कोरिलेशन कैसे निकलता है जरा उसको समझते हैं, सिंपल जी। चलिए शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं जहां पे x और y वेरिएबल दोनों दे रखे हैं, ठीक है जी। x वेरिएबल आपको दे रखा है, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50। y वेरिएबल आपको दे रखा है 50, 40, 30, 20, 10, सिंपल। अब कैसे सॉल्व करें, मैंने आपको हाल ही में बताया था जस्ट अभी कि छोटा x और छोटा y चाहिए, और छोटा x और छोटा y कैसे निकलते हैं। तो छोटा x का फॉर्मूला होता है बड़े x में से आपको मीन माइनस करना है, और छोटा y कैसे निकलता है कि जो बड़ा y होता है आपको उसमें से भी बड़ा y का मीन माइनस करना है। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास, पहला टॉपिक क्या होगा कि हमको मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन कैसे निकलता है, सिग्मा x बटे में n करके। चलिए जी, तो इसका सम करेंगे जो कि कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा 150 बटे में 5, तो आपका मीन कितना आ गया 30। सेम ऐसे ही y का भी मीन निकाल लेते हैं, फॉर्मूला होगा सिग्मा y अपॉन में n, इसका सम हो गया 150 बटे में 5 किया तो आपका आंसर आ गया मीन का कितना 30। चलिए, अब इसके बेसिस पे हम छोटा x आराम से निकाल पाएंगे और छोटा y भी आराम से निकाल पाएंगे। निकाले जी, चलिए शुरू करते हैं। तो x में से यानी 10 में से 30 गए तो आपको पता चलेगा माइनस का आ गया आपका 20, यहाँ पे माइनस का 10, फिर 0, फिर 10 और यहाँ पे 20। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
y में से आपको घटाना है y का मीन, जो कि 50 में से 30 गए तो बचा आपके पास कितना 20, फिर यहाँ पे 10, इधर 0, फिर -10 और यहाँ पे बचा माइनस का 20। सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, अब डिपेंड करता है आप कौन सा फॉर्मूला, कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो। अगर आप पहला मेथड यूज करना चाहते हो तो आपको वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। और वहीं पे अगर आप दूसरा मेथड यूज करना चाहते हो तो वहां पे कुछ नहीं करना, आपको बस छोटा x और छोटा y निकाल देते हैं। अब देखो, मैं करवा देता हूं आपको दोनों मेथड से, लेकिन आपको दोनों मेथड की जरूरत नहीं है, कोई सा भी एक मेथड जो आपको इजी लगे आप उससे कर लो। जैसा कि सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए या फिर x स्क्वायर और y स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। तो ये हो गया x स्क्वायर और यहाँ पे आ गया y स्क्वायर। तो कुछ नहीं, छोटा x का स्क्वायर है, छोटे y का स्क्वायर है, तो बस इसका स्क्वायर करो। तो 0 का 20 का स्क्वायर कितना हो गया, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 2 का स्क्वायर 400, ये हो गया 100, फिर उसके बाद 0, फिर 100 और फिर उसके बाद 400। ऐसे यहाँ पे भी 400, 100, 0, 100 और 400 हमने जी स्क्वायर कर दिया। अब क्या करना है भैया, अब कुछ नहीं करना, अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पे x और y को मल्टीप्लाई करना है, छोटे x और छोटे y को कर देते हैं। तो 2 दूनी हो गया 4, लेकिन माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस का निशान मत लगाना भूलना। तो 10 गुना में 10 कितना हो गया 100, माइनस का 0 का 0 हो गया, फिर हो गया 100 माइनस का, फिर उसके बाद 400 हो गया माइनस का। सिंपल जी। मैंने एक छोटा क्वेश्चन लिया है, आपके एग्जाम्स में बड़े क्वेश्चन आएंगे, पॉइंटों वाले सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि आपके पास पे कैलकुलेटर अलाउड है। मेरे को बस खाली आपको कंसेप्ट समझाना है, इसलिए मैं बस खाली ऐसे कर रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले अगर आप ये वाला मेथड यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है पता है आपको, क्योंकि आप बचपन में सीख चुके हो, मैं आशा करता हूं कि आपको आता होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट सिग्मा छोटे x का स्क्वायर अपॉन में n, और ऐसे यहाँ पे भी अंडर द रूट छोटे y का स्क्वायर अपॉन में n, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। और ये बात तो हमने पहले से निकाली है जी, बस हमको क्या करना है, इनका सम करना है। तो चालू करें जी सम करना, चलिए जी। तो इसका सम हो गया हमारे पास 1000, इसका सम भी हो गया 1000, इसका सम भी हो गया 1000, लेकिन ये माइनस का। अब वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमको मिलेगी यहाँ पे वैल्यू कितनी, तो ये x स्क्वायर दिखाई दे रहा है 1000, तो यहाँ पे 1000 लिखा हमने, बटे में n कितना है 1 2 3 4 5 5, तो ये हो गया अंडर द रूट, और इसको सॉल्व करेंगे तो इससे कट जाएगा, यह हो जाएगा अंडर द रूट 200। ऐसे सेम इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 1000 बटे में 5 और ये आ गया अंडर द रूट 200। सिंपल। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे और सॉल्व करते लेते हैं कोरिलेशन। हाँ जी, तो पहला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। पहला फॉर्मूला कहता है सिग्मा छोटा x और छोटा y अपॉन में n स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। चलिए जी, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सिग्मा छोटा x और छोटे y की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो जी हमने निकाली थी अभी भी, माइनस का 1000 अपॉन में n, माफी चाहूंगा भाई, तो आपको पता ही है ये लोग होते ही कुछ ऐसे हैं, ज्यादा शोर मचाते हैं, पढ़ाने भी नहीं देते, अच्छे तरीके से तंग कर देते हैं, लिंक टूट जाता है पूरा पूरा। हाँ जी, तो चालू करते हैं। n नंबर से कितने, तो कितने नंबर है यहाँ पे 5, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है आपका अंडर द रूट 200, तो अंडर द रूट 200 मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना आया, तो ये भी अंडर द रूट 200। और आपको पता है इन दोनों मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट से रूट कट जाएगा आपका, क्योंकि इसको मैं लिखता हूँ ना 2 है तो इसको लिखता हूँ अंडर द रूट 200 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो ये क्या माइनस का 1000 अपॉन में ये हो गया 5 गुणा में 200, और देखो 200 से कट गया ये 5 पे और 5 से कट गया तो आपका आंसर आ गया -1। कितना आंसर आया आपका -1। सिंपल, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका आंसर आ गया -1। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, आसान था ना। सेम इसको आप इस मेथड से भी कर सकते हो, और इस मेथड से क्या करेंगे वही मैं करके दिखा रहा हूं। तो कैसे करते हैं, तो भाई फॉर्मूला लग गया सिग्मा छोटा x और छोटा y अपॉन में अंडर द रूट सिग्मा x स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय सिग्मा y स्क्वायर। सिंपल जी, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब सिग्मा छोटा x और छोटा y की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको पता ही है, इसकी वैल्यू दे रखी है जी माइनस का 1000 दे रखी है ना, ये टोटली थे x y का। चलो अपॉन में अंडर द रूट सिग्मा x स्क्वायर कितना दिखाई दे रहा है आपको 1000, बहुत अच्छी बात है, मल्टीप्लाई में सिग्मा y स्क्वायर कितना दिखाई दे रहा है जी, ये भी 1000 दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 गुणा में 1000 को, कि 1000 का ये स्क्वायर है और स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये बच गया माइनस का 1000 अपॉन में प्लस का 1000, और इससे कट जाएगा तो आंसर आएगा आपके पास कितना -1। तो आप किसी भी मेथड का यूज करो, आपके पास हमेशा कोरिलेशन की वैल्यू सेम ही आएगी निकल के, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ही मैंने ऐसा लिया था कि जहां पे -1 आए, और -1 अगर वैल्यू आती है तो इसको क्या बोलते हैं, 1 को क्या बोलते हैं परफेक्ट, क्या बोलते हैं परफेक्ट, और ये माइनस में है इसलिए नेगेटिव कोरिलेशन। सिंपल जी, तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, आसान था भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो एक काम करता हूं मैं आगे से हट जाता हूं, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, बहुत इजी है, बहुत आसान है, आप आराम से कर लोगे, ठीक है जी। बस नोट करिए फटाफट। हाँ भाई श्योर है, तो चालू करते हैं सर, आते हैं अपनी सीरीज पे। और मैं बता रहा हूं भाई, हमें अभी भी करना कार्ल पियर्सन ही है,
लेकिन अब थोड़े से दूसरे मेथड से, वो कह रहा है दूसरा मेथड कौन सा है? तो सर दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड। अब कह रहा है भैया मैं नॉर्मल मेथड आ गया, मैं शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, टॉपिक मत बढ़ाओ। भाई करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल मेथड है उसमें मीन का यूज किया जाता है, क्या बोलते हैं, कोरिलेशन निकालने के लिए। और मान लो अगर आपका मीन ही पॉइंटों में आ गया फिर तो पूरे ही गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि सारी वैल्यूज आपकी पॉइंटों में आ जाएंगे, और पॉइंटों में आएंगे तो फिर कैलकुलेशन मतलब टफ होती है, बस खाली आप पेपर में टाइम बर्बाद करते हो बस, और कुछ नहीं करते। तो शॉर्टकट मेथड निकालना सीखना जरूरी है थोड़ा सा। अब वो शॉर्टकट मेथड कैसे सीखेंगे सर? मैं करते करते आपको समझा दूंगा। फॉर्मूला होता है शॉर्टकट मेथड में, मान लो 2 वेरिएबल दे रखे हैं एक्स और वाई। यहां पे आपको डाटा दे रखा है, जैसे कि मान लेते हैं 9 8 7 6 5, ठीक है जी, 4 भी ले लेते हैं साथ में। तो ये आपको डाटा दे दिया, यहां पे आपको डाटा दे दिया 2 3 4 5 6 7, कोई भी आपको डाटा दे दिया, सिंपल सा, ठीक है जी। अब मेन दिक्कत क्या है, अगर आप यहां पे आप मीन निकालने जाओगे, अब अगर आप मीन चेक करोगे तो आपका चेक करने पे पता चलेगा इसका मीन आ रहा है 6.5। कितना आ रहा है? एक्स का मीन 6.5 और वाई का मीन आपका निकाला आएगा 4.5। लेकिन इससे दिक्कत क्या होगी, अब जब आप छोटा एक्स और छोटा वाई निकालोगे, क्या निकालोगे इसे? छोटा एक्स और छोटा वाई जब आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको सारी वैल्यूज को पॉइंट वाली वैल्यू से माइनस करना पड़ रहा है, और अगर एक भी पॉइंट वाली वैल्यू गलती होगी तो इसका जो स्क्वायर निकालते हो, इसको जो मल्टीप्लाई करते हो, फिर रूट निकाल के इतना बड़ा फॉर्मूला लगाते हो, सब गलत हो जाएगा, समझे जी। तो सबसे बेटर क्या है कि आप शॉर्टकट मेथड को सीखो। शॉर्टकट मेथड में बस क्या होता है, ये जो छोटा एक्स और छोटा वाई है निकालते यही है, बस खाली हम इसको आप बोलते हैं dx और इसको बोलते हैं dy, और ये जो हमारा मीन होता है इसको हम नहीं लेके चलते हैं, हम यहां पे लेके चलते हैं एक एज्यूम्ड मीन। क्या लेके चलते हैं हम? एज्यूम्ड मीन। तो x के लिए एज्यूम कर लेते हैं कोई सी भी वैल्यू जो आपको अच्छा लगे। मेरे को 7 अच्छी लग रही है तो मैं 7 को एज्यूम कर लेता हूं, आपको 5 अच्छी लग रही है उसमें से तो आप 5 एज्यूम कर लो, जरूरी नहीं है सेम यूज करो, आप ऊपर नीचे कोई सी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। चलिए जी, तो आगे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे जी? तो x में से आपको क्या करना होता था? मीन माइनस करना होता था, अभी भी वही करना है। x में से आपको एज्यूम्ड मीन माइनस करना है, तो 9 में से 7 गए तो कितना बचा? 2। 8 में से 7 गए 1, फिर 0 -1 -2 और माइनस का 3। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी 2 में से 5 गए तो बचा माइनस का 3, फिर माइनस का 2, -1 0 1 2, सिंपल तरह। अब उसके बाद क्या करना होता है? अब आपको भैया स्क्वायर करना होता है, तो जी कर लेते हैं। तो dx स्क्वायर करेंगे और साथ ही में dy का भी स्क्वायर करेंगे। तो करते हैं एक बार स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो गया 2 दूनी 4 1 0 1 4 और 9, इसका स्क्वायर हो गया 9 4 1 0 1 4, सिंपल। अब क्या करना होता है भैया? अब करना होता है भैया इन दोनों मल्टीप्लाई, dx और dy को मल्टीप्लाई। चलिए जी वो भी कर लेते हैं। तो 2 3 जा कितना हो गया? 6 1 2, भाई याद रखना इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, कभी बच्चे कई बार इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6 माइनस का 1 2 जा 2 माइनस का 0 1 जा 0 0 1 जा 0, इसलिए मैंने दोनों मीन अलग एज्यूम किए थे ताकि दोनों वैल्यू क्या बन जाए? 0, कैलकुलेशन इजी हो जाए। चलिए जी 2 1 जा माइनस का 2, 3 2 जा 6 माइनस का, सिंपल। अब क्या करना है? देखो पहले हम करते थे बस इन तीनों को मल्टीप्लाई और वैल्यू पुट करते थे। अब क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड है इसलिए आपको इन दोनों वैल्यू को भी और मल्टीप्लाई कर मतलब ऐड करना होगा, सम करना होगा। करें शुरू? चलिए जी इनका सम कर लेते हैं, तो आपका आ गया माइनस का 3, इसका सम कर लिया तो आपका आ गया माइनस का 3, इसका सम कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा 5 5 10 19, इसका सम किया तो आपका आंसर आ गया 19 19, इसका सम कर लेते हैं तो 6 7 8 6 7 8 8 16, तो ये हो गया आपके पास 16 माइनस का वो भी, ठीक है जी। हो गया इतना, बहुत अच्छी बात है। अब चालू करते हैं अपना फॉर्मूला। अब रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला, जो कोरिलेशन है उसका फॉर्मूला क्या कहता है? पहले आप करते थे सिग्मा छोटा x और छोटे y को मल्टीप्लाई, अपॉन में अंडर द रूट लगाते थे, फिर हम करते थे सिग्मा छोटे x का स्क्वायर और यहां पे सिग्मा छोटे y का स्क्वायर, ठीक है जी। यही फॉर्मूला होता था हमारा। बस अब इसमें एक और चीज ऐड कर देनी, क्योंकि शॉर्टकट मेथड है। क्या ऐड करोगे? यहाँ पे छोटा x और छोटा y है ना, तो आपको वही ऐड करना है, सिग्मा dx dy अपॉन में n और लगा देना, बस खाली दोनों मल्टीप्लाई करके अपॉन में n माइनस के साथ, ठीक है। ऐसे सेम यहाँ पे x स्क्वायर है, x 2 बार है, तो आपको भी वही करना है, सिग्मा dx अपॉन में n कर देना और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बार, क्योंकि x 2 बार है इसलिए 2 बार, तो माइनस के साथ ये लगा देना। ऐसे यहाँ पे भी माइनस के साथ क्या लगाना है? y स्क्वायर है तो सिग्मा dy का स्क्वायर अपॉन में n। ये फॉर्मूला बन गया आपका शॉर्टकट मेथड। अब इसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे वो समझ लेते हैं एक बार, सिंपल जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले dx dy की वैल्यू जो कि आ गई माइनस का 16, उसके बाद माइनस में छोटा d और dx और dy, तो छोटा dx ये रहा, छोटा dy ये रहा, यानी कि आपको क्या करना है? माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 और अपॉन में नंबर्स यानी कि कितने हैं? 6। चलो जी आगे सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद आएगा अंडर द रूट, यहां पे आपको लिखना है 19 माइनस में छोटा x यानी कि -3 का स्क्वायर अपॉन में नंबर यानी 6 मल्टीप्लाई बाय वैसे 19 माइनस में छोटा y का स्क्वायर अपॉन में नंबर यानी कि कितने? 6।
अब बस इसको सॉल्व करो, आपको दिखाई दे रहा है दोनों सेम वैल्यू है तो मैं स्क्वायर कर सकता हूँ इसको, ठीक है जी। तो आप इसको सॉल्व कर लो फटाफट से, तो हो गया माइनस का 16, माइनस में 3 3 जा हो गया 9, या फिर ऐसे काट सकते हो 3 2 जा 6, ये हो गया माइनस का 3 बटे में 2, माइनस नहीं प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस होता है, और ये तो ऐसे ही रहेगा, सिंपल, बढ़िया। आगे सॉल्व करते हैं भाई, अंडर द रूट इसको मैं लिख सकता हूँ 19 माइनस में माइनस का 3 का स्क्वायर अपॉन में 6 और उस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि दो वैल्यू थी और इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा। चलिए जी आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो क्या आएगा हमारे पास सॉल्व करने के लिए, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई में 3 और 3 से ये 3 कट गया, बच गया यहाँ पे प्लस का वैल्यू, क्योंकि माइनस का 3 था ना दोनों, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे जो सीधी वैल्यू बची वो बची 19, सॉरी ऊपर कर लेता हूँ 16 नहीं आ रहा क्या, ये हो गया 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 3 2 जा 6 और 6 7 8 8 8 16, इस तरह तो 16 ही आ रहा है, 4 1 5 4 1 5 5 5 10 10 और 9 19। चलो जी अभी अब फिलहाल हमारा आंसर यही आ रहा है, माइनस का 3 अपॉन में 2 जिसको हम बोलेंगे 1.5, यानी कि माइनस का 1.5 अपॉन में यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 19 माइनस में 3 अपॉन में 2 जिसको हम बोलेंगे कितना 1.5, तो ये हो गया 1.5, सिंपल जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1.5 जोड़ दिया तो 16 और 1 17, ये हो गया 17.5, ठीक है जी। माइनस का यहाँ पे 19 में से 1.5 घटाने, तो 19 में से 2 गए तो 17, तो ये हो गया 17.5 प्लस का, और 17.5 से 17.5 कट गया, आपका आंसर क्या आ गया -1, सिंपल। इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैंने वैल्यू इजी ली है ताकि आपको कंसेप्ट समझा पाऊं, क्योंकि कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो फिर वैल्यू कितनी मुश्किल ले लो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है जी। तो कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने ऐसा लिया है। चलिए जी अब चालू करते हैं, बात आती है लास्ट टॉपिक की और आपका चैप्टर खत्म करते हैं। नाम आता है स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन। उसके दो मेथड है, एक है शॉर्टकट मेथड और एक है थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो आपको दोनों समझने हैं और दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है जी। तो फटाफट से जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो भाई नोट कर लेना भाई फटाफट से बढ़िया तरीके से। हाँ जी तो चालू करते हैं और अब बारी आती है स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन की। अब जैसे नाम से पता चल रहा है इसके अंदर हमको रैंक्स देनी पड़ेंगी, सिंपल, और ये बहुत सिंपल मेथड होता है, ज्यादा मुश्किल होता ही नहीं, बिल्कुल भी है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। तो ज्यादा मुश्किल क्या बोलूं मैं इसको, तो टॉपिक है स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन। अब इसमें क्या होता है, वही दो वेरिएबल आपको दे रखे होंगे x और y, मान लेते हैं 10 20 30 40 50, यहां पे मान लेते हैं 50 40 30 20 10, सिंपल। चलिए अब आपको दो वेरिएबल दे रखे हैं, कह रहा है इनमें रिलेशन कैसा हुआ वो बताओ। तो स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन क्या कहता है, ये कहता है रैंक कोरिलेशन अगर आपको निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, 1 माइनस में 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n क्यूब माइनस में n। कह रहा है भैया बस इतना सा फॉर्मूला है, बहुत इतना छोटा सा फॉर्मूला। मैंने बोला हाँ जी बस इतना छोटा सा फॉर्मूला। n तो भैया हमें पता ही है, n की वैल्यू है 5 यहाँ पे, तो आप आराम से 5 रख सकते हो भैया, बस ये d बता दो तो हम आराम से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी बस यही मेन d आपको सीखना है, बस खाली जैसे ही आपको d पता चल गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे निकालेंगे अब भैया d निकालने का बहुत ईजी तरीका, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू जितनी भी बड़ी बड़ी वैल्यू दे दे उसका कोई काम ही नहीं है इस टॉपिक में, इस फॉर्मूले में। आपको बस मेन काम है रैंक का। अब आपको रैंक देनी है, सिंपल जी। चलिए अब आपको रैंक देनी है, आप रैंक किसी को भी दे सकते हो, जैसे कि फर्स्ट रैंक आप कैसे भी दे सकते हो, ये सेकंड रैंक। आप x देखो, x को मैं दे रहा हूँ फर्स्ट रैंक 1 में और ये जो y होगी उसको रैंक 2 पे बैठाऊंगा, ठीक है जी। चलिए अब चालू करते हैं, रैंक देना चालू करना है। अब आपकी मर्जी, आप चाहे कैसे भी रैंक देना चालू करो, चाहे असेंडिंग में दो, मर्जी आपकी, चाहे डिसेंडिंग में दो, जैसा आपका मन करे वैसे कर सकते हो। बस ये मेक श्योर करना अगर आप असेंडिंग में रैंक दे रहे हो तो चाहे रैंक पहली की रो हो चाहे दूसरी रो हो, दोनों में ही असेंडिंग का यूज करना। अगर डिसेंडिंग में रैंक दे रहे हो तो चाहे दो पहली रो चाहे दूसरी रो, दोनों में ही डिसेंडिंग में रैंक देना। अगर ऐसे कर दिया कि एक में असेंडिंग में एक में डिसेंडिंग में, आंसर गड़बड़ा जाएगा, समझे जी, गलत आ जाएगा। तो दोनों को यूज करो, कैसे भी यूज करो, बस याद रखना अगर आप असेंडिंग यूज कर रहे हो तो दोनों में असेंडिंग यूज करो, ठीक है जी। तो रैंक कैसे देते हैं, अब सोचो मैं असेंडिंग दे रहा हूं, यानी जो सबसे छोटा बच्चा होगा उसको मैं फर्स्ट नंबर दूंगा, फर्स्ट रैंक दूंगा, सबसे आगे खड़ा करूंगा लाइन में, ठीक है जी। और मान लो भैया दो सेम हाइट के आ गए फिर, तो दोनों को बराबर खड़ा करूंगा, ऐसे नहीं आगे पीछे, दोनों को बराबर खड़ा करूंगा, सिंपल जी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बेटर क्वालिटी के जूते किसको मिलेंगे, सबसे छोटा बच्चा कौन सा इनमें से, तो 10, उसको लूंगा मैं फर्स्ट रैंक। उससे बड़ा कौन सा है 20, तो उसको सेकंड रैंक। उससे बड़ा 30 है तो थर्ड रैंक, फिर फोर्थ रैंक, फिर फिफ्थ रैंक। ऐसे ही इनमें सबसे छोटा कौन सा है 10, तो उसको फर्स्ट रैंक। उससे बड़ा 20 उसको सेकंड रैंक। उससे बड़ा 30 तो उसको थर्ड रैंक। उसके बाद फोर्थ रैंक, उसके बाद फिफ्थ रैंक। अगर आपने रैंक देना सीख लिया, अगर आपको रैंक देना आ गया तो ये मान लो पूरा क्वेश्चन ढेर है, बस रैंक ही है सबसे मुश्किल टॉपिक इस टॉपिक में। इस टॉपिक में सबसे मुश्किल क्या है, रैंक। उसके अलावा पूरा क्वेश्चन ही ढेर है भाई, उसके अलावा कुछ है ही नहीं पूरे क्वेश्चन में।
अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो भैया अब हम सीधा निकालने चले जाएंगे डी। डी कैसे निकलता है, डी जी R1 में से R2 हटा दो, R1 माइनस में R2, चलिए जी घटाते हैं। 1 में से 5 गया माइनस का 4, 2 में से 4 गया माइनस का 2, और 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया 4, बस तो डी निकल चुका है। तो डी स्क्वायर भी आराम से निकल जाएगा। तो डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 चौक 16 और 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, फिर 4 और 16। बस अब क्या करना है, सिग्मा यानी कि सम करना है इसका, तो सम कर लेते हैं। 20 और 20 हो गया 40, सिंपल, बस हो गया खत्म। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो। तो 1 माइनस में 6 मल्टीप्लाई में सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है जी 40, अपॉन में n कितना था यहाँ पे 5, तो हो गया 5 का क्यूब माइनस में 5। अब जी सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस में 6 मल्टीप्लाई में 4, 6 4 कितना हो गया 6 चौक 6 4 24, 240 बटे में 5 का क्यूब, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 में से 100 मतलब 5 गए तो 120 बच गया, और 120 को इससे काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। एक में से जब जो 2 जाएगा तो आपका आंसर आएगा माइनस का 1। क्या आंसर आएगा आपका, माइनस का 1। और यहाँ पे होता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। समझ में आ गया जी। तो ये है स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन, जिसको उतारना है फटाफट से उतारो और खत्म हो गया। बस सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था रैंक देना, सिंपल जी। तो उतारिए फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक करते हैं और आपका पूरा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। सिंपल सर, चलो भाई चालू करते हैं और खत्म करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर तो नहीं है, लास्ट टॉपिक है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का। एक्चुअल में जो मैंने फॉर्मूला समझाया ना सर, ये हर चीज पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये बहुत छोटा है, छोटा सा पार्ट है एक बड़े से फॉर्मूले का। एक्चुअल में जो फॉर्मूला है आपको देखने को मिलेगा रैंक कोरिलेशन का, वो फॉर्मूला है 1 माइनस में 6 सिग्मा डी स्क्वायर, बस यहां पे ब्रैकेट लगा देना, अपॉन में n क्यूब माइनस में n तो है, ये फॉर्मूला तो है, लेकिन प्लस में और भी चीजें हैं। प्लस में 1 अपॉन में 12 m1 का क्यूब माइनस में m, प्लस में 1 अपॉन में 12 m2 का क्यूब माइनस में m2, प्लस में 1 अपॉन में 12 m3 का क्यूब माइनस में m3, और n सोन ये चलता ही जाएगा। ये है एक्चुअल फॉर्मूला रैंक कोरिलेशन स्पीयरमैन का निकालने का। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, आपको 2 सेकंड के अंदर याद हो जाएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आप एक बार समझ लो इस टॉपिक को, सिंपल जी। अगर आपको समझ में आ गया तो पूरी चीज समझ में आ जाएगी जी। ये लास्ट टॉपिक है और सबसे ज्यादा मेहनत इस पे करो, क्योंकि एग्जाम में पक्का चांसेस है इस टॉपिक के आने के लिए। एक तो आता है आपका जो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला बताया था मैंने, छोटा एक्स और बटे मतलब सॉरी सिग्मा छोटा एक्स छोटा वाई अपॉन में अंडर द रूट सिग्मा छोटा एक्स स्क्वायर छोटा वाई स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, और एक ये वाला फॉर्मूला यूज करता है। बस रैंक कोरिलेशन मतलब कोरिलेशन के 2 फॉर्मूले याद करो, पूरा चैप्टर खत्म, सिंपल सर। चलिए शुरू करते हैं फिर। मान लेते हैं 2 वेरिएबल दे रखे हैं, एक एक्स और एक वाई। वेरिएबल यहाँ पे दे रखा है 10 20 20 10 40 30 और 20, सिंपल। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 7, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है जी 7 ही कर लें, चलो ठीक 7 ही कर लेते। यहाँ पे देखते हैं भाई, अब यहाँ पे दे रखा है आपको 10 20 30 40 50 30 और 70, ठीक है जी। चलिए अब आपको कह रहा है रैंक कोरिलेशन निकालना है। अभी देखो मैंने बताया था सबसे मेन टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैंक देना। अब रैंक कैसे दी जाए, चलो जी इसमें भी चालू करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में ही रैंक देते हैं। अब मैं x को दूंगा रैंक 1 और यहाँ पे दूंगा रैंक 2 y को, ठीक है जी। चलिए तो शुरू करते हैं। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर में देना है, तो देखो सबसे छोटा कौन है, अब मेरे को दिखाई दे रहा है, पहले y वाली रैंक को दे देते हैं रैंक, ठीक है जी, y वाली रैंक को मतलब R2 में। तो सबसे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है, तो जी मेरे को दिखाई दे रहा है 10, तो उसको मैं दूंगा रैंक 1। उससे बड़ा कौन है 20, तो उसको दूंगा रैंक 2। उससे बड़ा कौन है 30, तो भैया 30 यहाँ पे भी है 30 यहाँ पे भी है, तो किसको मैं रैंक 3 दूं और किसको मैं रैंक 4 दूं, क्योंकि अगर एक को रैंक 3 दे दी तो दूसरा बोलेगा मैं भी तो 30 हूं, मेरे को भी रैंक दो 3, तो 2 बार 3 थोड़ी ना रैंक दे सकते, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, ना मैं किसी को रैंक 3 दूंगा ना मैं किसी को रैंक 4 दूंगा, मैं इन दोनों की मिड वैल्यू यानी कि बीच की वैल्यू दूंगा 3.5। कैसे निकाला 3.5, दोनों का सम करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5। तो दोनों को मैं लिखूंगा 3.5 और इसको भी लिखूंगा 3.5। समझ में कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 रैंक सेम आ गई तो बस आपको दोनों की रैंकों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है, सिंपल सी आपको रैंक पता चल जाएगी। यानी आप कहां तक रैंक दे चुके हो, आप 1 2 3 4 4 बच्चों को रैंक दे चुके हो, मतलब 4 बच्चों को रैंक दे दिया आपने, 4 तक रैंक दे दी है। अब अगला 5वां बच्चा आएगा तो उसको 5वीं रैंक देनी है, ठीक है जी। तो समझिए 30 से बड़ा कौन सा है 40, तो इसको कौन सी रैंक देंगे 5। 40 से बड़ा कौन सा है 50, तो इसको कौन सी रैंक मिलेगी 6 मतलब 6। 50 से बड़ा कौन सा है 70, तो इसको कौन सी रैंक मिलेगी 7, खत्म। समझ में?
मैं मानता हूं आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और समझो अच्छे तरीके से, क्योंकि रैंक देना ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए जी, तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 10, तो उसको रैंक देनी है 1, तो इस 10 को रैंक 1 दूं, इसको 10 को रैंक 1 दूं, तो एक को रैंक 1 देना पड़ेगा, एक को रैंक 2 देना पड़ेगा। अब कैसे दूं? कुछ नहीं, जब दो रैंक में गड़बड़ हो तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 3/2, 3/2 मतलब 1.5, तो इसको भी दूंगा मैं 1.5 और इस 10 को भी दूंगा मैं 1.5। सिंपल, समझ में आया? ना किसी को 1 पे बैठा रहा हूं, ना मैं किसी को 2 पे बैठा रहा हूं। सिंपल, तो मैंने 2 बच्चों को रैंक दे दी, अब मेरे को थर्ड बच्चे को रैंक देनी है। तीसरा बच्चा कहां है? तीसरा, तो देखो 10 से बड़ा कौन है? 20, तो 20 कहां है? ओ शिट, यहाँ पे तो 2 नहीं 3 बच्चे आ गए 20 वाले। सिंपल जी, तो 3 बच्चे आ गए। अब हमें किसको रैंक क्या बोलते हैं 3 दे, किसको रैंक 4 दे और किसको रैंक 5 दे, क्योंकि 2 बच्चों को रैंक दे दिए। अब हमें थर्ड रैंक देनी थी, तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 3 बच्चे आ गए ना, इन तीनों में से किसको कौन सी रैंक दे? तो कुछ नहीं करना, इसको जोड़ो और इस बार किससे डिवाइड करना है, क्योंकि 3 वैल्यू तो 3 से डिवाइड करना है, तो रैंक जो आएगी वो कितनी आएगी? 4, तो सबको ही 4 दे दो रैंक। सिंपल, तो हम कहां तक रैंक दे चुके हैं? 5 बच्चों को रैंक दे चुके हैं, 5 रैंक दे चुके हैं, यानी अब हमें देनी छठी रैंक। छठी रैंक कहां पे आएगी? तो बस 20 से बड़ा कौन सी वैल्यू है? 20 से बड़ी है 30, तो इसको दे देंगे छठी रैंक, और इससे बड़ी कौन सी वैल्यू है? 40, तो इसको दे देंगे 7वीं रैंक। समझ में आया भाई? कोई दिक्कत नहीं। बस ये रैंक अगर आपने दे दिया, सीख लिया कैसे रैंक देते हैं, तो आपका ये मान लो पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है आगे तो। समझ में आया? बस रैंक देना सबसे मुश्किल टॉपिक है। तो अब देखो यहाँ पे 2 वैल्यू थी ऐसी जो घूम रही थी, जो मैं मान लेता हूँ इसको M1, क्योंकि M1 की वैल्यू तो 10 कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार, तो M1 हमारा कितना हो गया? रिपीटेशन को बोलते हैं M1। ठीक है जी, तो 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है? तो 10 हो रहा है रिपीट 2 बार, तो इसको बोलते हैं M1। क्या बोलते हैं इसको? M1। अगला 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार, इसको बोलते हैं हम M2। सिंपल। और उसके बाद उधर उस लाइन में कुछ रिपीट हो रहा था? हाँ जी, रिपीट हो रहा था। क्या रिपीट हो रहा था जी? 30। तो यहाँ पे 30 कितनी बार रिपीट हो रहा है जी? 30 रिपीट हो रहा है 2 बार, तो इसको बोलते हैं M3। तो M3 की वैल्यू कितनी है? 2। M2 की वैल्यू कितनी है? 3। M1 की वैल्यू कितनी है? 2। इसका कोई काम है? नहीं जी, इसका कोई काम नहीं है। सिंपल। चलिए अब फटाफट से हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। अब आपको निकालना है डी कैसे निकलता है जी? बहुत सिंपल है, बस R2 में मतलब R1 में से R2 माइनस करो, तो माइनस करते 1.5 में से 1 गया तो बचा आपके पास 0.5। यहाँ पे 4 में से 2 गए तो बचे 2, इसमें से 1 गया तो 0.5। 1.5 में से आपके गए मतलब 5 तो बचा आपके पास 3.5, वो भी माइनस का। 7 में से 6 गया तो बचा 1, 6 में से 3.5 गया तो आपके पास बचा 2.5। सिंपल। और 4 में से 7 गया तो बचा आपके पास माइनस का 3। इसके अलावा कहीं गड़बड़ तो नहीं है भाई? कोई गलती तो नहीं हो रही? बढ़िया जी, तो सारा सही है। अब आपको निकालना है डी स्क्वायर, कर लेते हैं। तो 5 का हो गया 25 तो 0.25, 2 का हो गया 4 तो 4, 5 का हो गया 25 तो 0.25, 35 का कितना हो जाएगा जी? 35 का 35 गुणा में 35, तो आपके पास हो जाएगा 5 पंजे 25 का 5, 2 हासिल 5 दिया 15, 16 17 मल्टीप्लाई में 3 पंजे 15, 16 1 हासिल 3 3 9 और 1 10, तो ये जाएगा 5 7 5 12 का 2, 1 हासिल ऊपर हो गया 2 और ये हो गया 1, तो 2 के आगे पॉइंट लगा दिया तो ये गया 12.25। तो कितना हो गया जी? 12.25। सिंपल। आगे चलते हैं। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 25 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर होता है 625 यानी कि 6.25। ठीक है जी। और 3 का स्क्वायर होता है 9। खत्म जी। बस आपको क्या करना है? अब इसका टोटल करना है। अब टोटल कर लेते हैं फटाफट से। तो टोटल कितना हो गया आपके पास? तो हो गया 25 25 25 25 यानी कितना हो गया? 1 पूरा, 1 हासिल चल मान लेते हैं ऊपर। ठीक है जी। तो पॉइंट के बाद आ गया 0 0, तो 9 हो गया, 10 हो गया, 10 और 6 हो गया 16, 17 18, 18 10 28, 28 और 29 30 31 32, 32 और 1 हो गया 33। एक बार फिर से जोड़ लो भाई, 9 और 1 10, 10 7 6 16, 16 17 18, 18 10 28, 28 और 29 30 31 32 और 1 33, तो 33 आ गया आपका टोटल इसका सिग्मा। ठीक है जी। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। 1 माइनस में 6 मल्टीप्लाई में सिग्मा डी स्क्वायर देखो कितना है? सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू है 33। बहुत अच्छे। प्लस में 1/12 लगाएंगे। m1 कितना था? तो m1 की वैल्यू थी 2, तो बस आपको करना है क्या? 2 का क्यूब माइनस में 2 प्लस में 1/12। m2 की वैल्यू कितनी थी जी? m2 की वैल्यू थी जी 3, तो 3 का क्यूब माइनस में 3। अब ऐसा नहीं है कि आप सेम ही लिखोगे, कि आप चाहो तो आगे पीछे कर सकते हो इसको, किसी को भी m2 मान लो, किसी को भी m3 मान लो। बस ये होता है रिपीटेशन, कोई सी वैल्यू कितनी बार हो रही है, और कुछ नहीं करना होता इसमें। 1/12 m3 कितना है? m3 है जी 2, तो 2 का क्यूब माइनस में 2। और ये भी सॉल्व करना बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल है नहीं इसमें। नीचे हो गया n का क्यूब, तो n कितना था यहाँ पे? 7, तो 7 का क्यूब माइनस में 7। अब जी इसको सॉल्व करना है बस खाली, सिंपल। 1 माइनस में 6, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जी 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए तो बचे यहाँ पे कितना है? 6, तो 6 से इसको काटेंगे तो जाएगा 0.5 यानी 6 मल्टीप्लाई में 33 प्लस में 0.5। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 3 9, 9 3 27, 27 में से 6 गए तो बचे 12, 24, 24 को 12 से काटा तो बच गया जी 2, और प्लस में हो गया यहाँ पे 0.5। सिंपल। और इसको जोड़ेंगे तो 2 3 3 जोड़ दिया इसमें तो ये 36 36, और नीचे हो गया 7 का क्यूब माइनस में 7,
सिंपल। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया 1 माइनस में 6 मल्टीप्लाई में ये हो गया 36 अपॉन में 7 का क्यूब माइनस में 7, और जैसे ही आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल जी, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था ना। बस ये था आपका भाई, इस मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं, वरना मैं इसको सॉल्व करके आपको दे देता आंसर। ठीक है जी, आप कर लेना आराम से, छोटा सा टॉपिक है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे खत्म होता है आपका 11वां चैप्टर, जिसका नाम है कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस। मैंने कोवेरिएंस समझा दिया, मैंने कोरिलेशन समझा दिया। कोरिलेशन ही आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। एक तो ये आता है रैंक कोरिलेशन, ठीक है जी, स्पेसमैन का, और एक आता है कार्ल पियर्सन का रैंक, मतलब कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन। तो आप दोनों ही तैयार करके जाना, होप करता हूं कि आपके एग्जाम में बढ़िया जाएगा। ठीक है जी, तो बस यहाँ पे खत्म होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना। भाई इतना पढ़ा चुका हूं ना सुबह से, क्योंकि एक तो बैच पढ़ाना, ऊपर से 2-2 घंटे क्या बोलते हैं वीडियो शूट करना, तो अब जवान है ना, उसमें से आवाज नहीं निकलती, तो ऐसा होता है कि शब्द जो है वो मुंह में ही फंस जाते हैं। ठीक है जी, तो एक बार क्या बोलते हैं आराम से भाई पानी वानी की पी के फिर उसके बाद वीडियो बनानी पड़ती है 10 बार, और फिर भी जवान जो है थक जाती है। मान लो सुबह से कितने घंटे हो गए पढ़ाते पढ़ाते, 8 घंटे, मान लो सुबह से 8 घंटे लगातार पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एक तो 6 घंटा बैच में पढ़ाया, 3 घंटे से वीडियो बन रही है। ठीक है जी, तो 8-9 घंटे मान लो हो ही गए। फिलहाल यहाँ पे खत्म करते हैं आपकी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक से सब्सक्राइब पक्का कर देना, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको। और अपने अगर पहले से नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, आराम से, कोई आपत्ति नहीं आ रही है, बाद में कर दिया आराम से जब आपको टाइम मिले। ठीक है जी, तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, और टाटा बाय बाय। अच्छा एक सेकंड और, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना भाई फटाफट से नोट करो, बाय बाय। फिर मत बोलना नोट नहीं करने दिया।